नमस्कार, सेहत की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुप्रीत सचदेव। भारतीय महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर अब आम सा हो गया है। तेजी से बदलती जीवन शैली को भी बढ़ रहे ब्रेस्ट कैंसर के मामलों की बड़ी वजह माना जा रहा है। महिलाओं के लिए स्तन कैंसर एक गंभीर समस्या है। क्या है स्तन कैंसर के शुरुआती लक्षण? ब्रेस्ट कैंसर कितने स्टेज का होता है और क्या पुरुषों में भी ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है? ब्रेस्ट कैंसर से जुड़े हर पहलू पर आज बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर्स का विशेष पैनल जुड़ने जा रहा है। डॉक्टर ज्योति वाधवा हैं, जो डायरेक्टर हैं मेडिकल ऑन्कोलॉजी एंड हिमेटो ऑन्कोलॉजी, मेदांता हॉस्पिटल दिल्ली से हैं। हमारे साथ डॉक्टर देवव्रत आर्य हैं, जो डायरेक्टर हैं मेडिकल ऑन्कोलॉजी एंड हेमेटो ऑन्कोलॉजी, मैक्स हेल्थ केयर न्यू दिल्ली से। और हमारे साथ एक और खास मेहमान हैं, उनका भी हम रुख कर लेते हैं। डॉक्टर प्रवीण जैन हैं, जो सीनियर कंसल्टेंट हैं, एचओडी हैं मेडिकल ऑन्कोलॉजी, आकाश हेल्थ केयर दिल्ली से। एक एक करके इनसे मैं सवाल करूंगी। सबसे पहले मैं डॉक्टर ज्योति का रुख कर लेती हूं, उनसे मैं पहला सवाल कर लेती हूं। सभी का बहुत बहुत सबसे पहले तो स्वागत है। और डॉक्टर ज्योति, सबसे पहले तो ब्रेस्ट कैंसर होता क्या है और आखिर इसकी व्यापकता कितनी है? परसेंटेज की अगर बात करें तो ये आपसे जानना चाहेंगे। मैं ये बताना चाहूंगी कि ब्रेस्ट कैंसर इंडियन लेडीज में नंबर 1 कैंसर है। अगर हम आंकड़े देखें, मोस्ट रीसेंट ग्लोबोकैन डेटा, जो कि मोस्ट रिलायबल स्टैटिस्टिकल डेटा माना जाता है, उससे हमें पता चलता है कि ऑलमोस्ट 26% ऑफ ऑल कैंसर्स जो इंडियन विमेन में हो रहे हैं वो ब्रेस्ट कैंसर है। ये सबसे कॉमन नंबर 1 कैंसर अफेक्टिंग इंडियन लेडीज है। नंबर 2, ब्रेस्ट कैंसर क्या है? ये वो कैंसर है जो ब्रेस्ट सेल्स में पैदा होता है, बात होती है। ब्रेस्ट एक ग्लैंड है जिसमें डक्ट्स होती हैं, और उन डक्ट्स की लाइनिंग में जब कैंसर की शुरुआत होती है और वो ब्रेस्ट में ही या बगल में, गिल्टी में या बॉडी के किसी और पार्ट में फैल जाता है, उसको हम ब्रेस्ट कैंसर बोलते हैं। चलिए, ये तो आपने बता दिया कि क्या ब्रेस्ट कैंसर क्या होता है। डॉक्टर देवव्रत, अगर जिस तरह से हम ये देख रहे हैं कि अवेयरनेस की कहीं ना कहीं यहाँ पर कमी है, खुलकर लोग इस पर बातचीत नहीं करते हैं, तो खुलकर बातचीत करना बेहद ज्यादा जरूरी है और जागरूकता बहुत ज्यादा जरूरी है। सिम्टम्स की अगर बात करें तो शुरुआती सिम्टम्स क्या होते हैं जो हम घर पे ही हमें पता चल जाए कि ब्रेस्ट कैंसर हो रहा है, इस तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं? नमस्कार, बहुत धन्यवाद आपका इस प्रोग्राम में हमें आमंत्रित करने के लिए। देखिए, जैसा डॉक्टर ज्योति ने कहा, नंबर्स बहुत बढ़ रहे हैं और इनफैक्ट जो हमारे शहर हैं खासतौर से, वहां पे हम देख रहे हैं कि समय के साथ ब्रेस्ट कैंसर के नंबर बढ़ते जा रहे हैं। अब ब्रेस्ट कैंसर के जो लक्षण हैं उनमें सबसे बड़ा और सबसे कॉमन लक्षण है ब्रेस्ट लंप, यानी छाती में गांठ महसूस होना। और ये गांठ महसूस होती है ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करते हुए, नहाते हुए, इत्यादि इत्यादि। और मेरा सजेशन सभी महिलाओं को ये रहता है कि अगर छाती में कोई गांठ महसूस हो रही है तो आप उस गांठ की शुरुआती एक डॉक्टर से जांच कराएं, चाहे वो आपके गायनेकोलॉजिस्ट या आपके सर्जन ही क्यों ना हो। इसके अलावा जो दूसरे लक्षण हैं उसमें ब्रेस्ट की शेप का चेंज होना, निप्पल से अलग अलग विभिन्न रंगों का डिस्चार्ज होना, काख में यानी आर्मपिट में, जिसको हम साइंस में एक्जिला कहते हैं, वहां पे कोई गांठ होना, निप्पल की स्किन में चेंज आना, निप्पल की स्किन में रेडनेस आना इत्यादि। ये बड़े कॉमन लक्षण माने जाते हैं ब्रेस्ट कैंसर के लिए, जिनके होने पे अगर डॉक्टर की आप कंसल्टेशन लें तो ब्रेस्ट कैंसर को जल्दी से पकड़ा जा सकता है। बिल्कुल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपने कही है, क्योंकि आमतौर पर ऐसा होता है कि डॉक्टर से सलाह नहीं ली जाती, अपने आप ही हम एज्यूम कर लेते हैं। डॉक्टर प्रवीण जैन भी हमारे साथ बने हुए। डॉक्टर प्रवीण जैन, रिस्क फैक्टर की अगर बात करें तो ब्रेस्ट कैंसर से जुड़ी हुई एसोसिएटेड क्या क्या रिस्क फैक्टर हो सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स हम लोगों को इन्वाइट करने के लिए इस प्लेटफॉर्म पे। और ब्रेस्ट कैंसर के जो रिस्क फैक्टर्स होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो कि मॉडिफाई कर सकते हैं हम लोग। जैसे कि अगर किसी का वेट की बात करें तो वेट, एनीबडी कैन रिड्यूस द वेट इन पोस्ट मेनोपॉजल लेडीज। अगर कोई ओबीस लेडी है तो उसके अंदर ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क ज़्यादा होता है। कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि नॉन मॉडिफाइबल है, सो वी विल इन्यूमरेट वन बाय वन। जो नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर्स है उसमें एज सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बिकॉज ब्रेस्ट कैंसर 45 इयर्स एंड बिलो में पहले ब्रेस्ट कैंसर नहीं देखा जाता है। नाउ डेज वी आर लुकिंग एट lot of breast cancers in younger age group of population also, but most of the breast cancers still they occur after 45 years of age. इसके अलावा जो बोलते हैं कि हम लोग एक फीमेल के अंदर ही ब्रेस्ट कैंसर होता है, so 95-96% of the breast cancer they happen in females,
बट देयर आर मेल्स ऑल्सो जिनके अंदर ब्रेस्ट कैंसर डेवलप हो सकता है। उसके अलावा जो वेट होता है, ओबेसिटी एक रिस्क फैक्टर होता है उन लेडीज में जिनके महीने बंद हो गए हैं, जो कि पोस्ट मेनोपॉजल हो गई है। उसके अलावा अगर किसी को पहले ब्रेस्ट के लिए बायोप्सी करनी पड़ी है, कोई गांठ के लिए, या कोई एक ऐसे लीजन्स ब्रेस्ट के अंदर फाइंड आउट हुए जो कि नॉर्मल नहीं थे, तो उनके अंदर आगे आने वाले टाइम में ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। सो ब्रेस्ट कैंसर हार्मोन ड्रिवन ट्यूमर है, जो लेडीज महीने बंद होने के बाद, महीने रुकने के बाद में अगर कोई हार्मोनल थेरेपीज लेती हैं, जिसको हम हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी बोलते हैं, तो उन लोगों के अंदर देखा गया है कि ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। कुछ रिप्रोडक्टिव फैक्टर्स भी होते हैं, जैसे कि वो फीमेल्स जिनके अंदर आज की डेट में हम लोग देखते हैं सब फीमेल्स को बेबीज लेट हो रहे हैं, या नाउ वी आर प्रोसीडिंग विद ओनली 2 चाइल्ड पॉलिसी, तो उनके अंदर देखा गया है कि ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ता है कि अगर आपको बच्चा नहीं हुआ है या बच्चे कम हो रहे हैं। अगर आपका अर्ली मीनार हुआ है, यानी आपको महीने जल्दी एज में आना शुरू हो गया है, और अगर वो लेट एज तक अगर आपके महीने आते रहते हैं, तो उन लोगों के अंदर भी ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ता है। सो अपार्ट फ्रॉम दीज फैक्टर्स जो कि एक हम लोगों को ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क देते हैं, इसके अलावा कुछ जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं। अगर किसी की फैमिली के अंदर किसी को ब्रेस्ट कैंसर हुआ है, सो उस फैमिली के अंदर फीमेल्स को ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। अगर किसी को कोई जेनेटिक डिफेक्ट्स हैं, लाइक BRCA1 एंड BRCA2, दीज आर द 2 जीन्स जिनके अंदर अगर कोई भी डिफेक्ट होता है तो दे डेफिनेटली वो इंक्रीज करते हैं ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क को। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कि ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क को इंक्रीज करते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर ज्योति, एक जो बड़ा सवाल यहाँ पर बना रहता है हर बार कि अगर हमें इस तरह का कोई डाउट हो रहा है ब्रेस्ट कैंसर से जुड़ा हुआ, तो सबसे पहली स्क्रीनिंग कब कराएं? क्या टेस्ट होते हैं, किस तरह के टेस्ट होते हैं, कब इन्हें करवाना चाहिए? एक बहुत जरूरी बात है समझना कि एक तो होता है स्क्रीनिंग टेस्ट और दूसरा होता है डायग्नोस्टिक टेस्ट। तो स्क्रीनिंग टेस्ट हम उन लोगों को एडवाइस करते हैं जिनको ब्रेस्ट कैंसर का कोई अभी सिम्टम या लक्षण नहीं है, तो वो अपेरेंटली नॉर्मल है, और उनमें हम टेस्ट ऑफर करते हैं ताकि हम कैंसर को जल्दी से जल्दी पहली स्टेज में ही पकड़ पाएं और उसका बहुत अच्छा इलाज कर पाएं। तो ये तो हुआ स्क्रीनिंग टेस्ट, इससे पहले कि ब्रेस्ट कैंसर का कोई लक्षण पैदा हो। दूसरा टेस्ट होता है डायग्नोस्टिक टेस्ट। किसी महिला को या किसी पुरुष को अगर कोई ब्रेस्ट में या बगल में कोई गांठ है, या जैसे डॉक्टर देवव्रत ने बताया कि कोई स्किन चेंज हो रहे हैं, कहीं जैसे कहते हैं कि संतरे जैसी जो छिलके की अपीयरेंस होती है वैसे स्किन चेंजेस आ रहे हैं, या निपल अंदर धंस गया है, या निपल से डिस्चार्ज आ रहा है, तो अगर ऐसे कोई लक्षण हैं और हमें लग रहा है कि शायद ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, तो जो डॉक्टर टेस्ट एडवाइस करते हैं उसको कहते हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट। तो यहाँ मैं ये बताना चाहूंगी दर्शकों को कि एक टेस्ट होता है जिसको बोलते हैं ट्रिपल टेस्ट, यानी 3 चीजें मिलके हम ब्रेस्ट कैंसर को कंफर्म कर सकते हैं। तो क्या है वो 3 टेस्ट? नंबर 1 कि एक डॉक्टर ब्रेस्ट को, आर्मपिट को एग्जामिन करे, जिसको कहते हैं क्लिनिकल एग्जामिनेशन ऑफ द ब्रेस्ट। नंबर 2 कोई स्कैनिंग या इमेजिंग की जाए, जिसमें नंबर 1 टेस्ट है मैमोग्राम, और साथ में अक्सर अल्ट्रासाउंड ऑफ द ब्रेस्ट, जो कि उस जो हमें दिख रही है डिफेक्ट उसको ज्यादा अच्छा क्लियर हमें उसकी अपीयरेंस दिखा पाता है, तो मैमोग्राम। और तीसरा टेस्ट हुआ बायोप्सी। ये कैंसर फैलता है, क्या इसकी कोई संभावना है? डॉक्टर देवव्रत, क्या ये कैंसर फैलता है और क्या इसकी मुख्य वजह है? क्योंकि देखिए आजकल युवा जो महिलाएं हैं, जो युवा बच्चियां हैं, उनमें भी कहीं ना कहीं ये ब्रेस्ट कैंसर के सिम्टम्स देखे जा रहे हैं। इसके पीछे की क्या वजह मानी जाए? देखिए, आपने 2 सवाल पूछे जी। सबसे पहला सवाल ये था कि क्या फैल सकता है। अब कैंसर की फितरत, कैंसर की कैरेक्टरिस्टिक ये है कि समय के साथ अगर उसका इलाज ना किया जाए तो पहले लोकली अपने आसपास के ऑर्गन्स में फैलेगा, लिम्फ नोड्स में फैलेगा, और जैसे ही कैंसर को एक्सेस मिलेगा ब्लड वेसल्स का तो दूसरे ऑर्गन्स में फैलने की भी क्षमता रखता है। हम सभी का पर्सनल एक्सपीरियंस है, इंडिया का डेटा भी है, हम सबके रिसर्च भी है, जहां हमें ये लग रहा है कि भारतीय महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर करीब करीब 1 से 1.5 दशक पहले हो रहा है। यानी 10 से 15 साल कम उम्र ऑन एन एवरेज में ब्रेस्ट कैंसर का डायग्नोसिस हो रहा है इंडियन वुमेन में, कंपेयर टू जो महिलाएं, विदेशी महिलाएं, पश्चिमी देशों की महिलाएं हैं। और हम सभी काफी अचंभित है ये देखते हुए भी
कि काफी महिलाएं आजकल 30s, थर्ड डेकेड, फोर्थ डेकेड में 30s की एज में ब्रेस्ट कैंसर से ग्रस्त हो रही हैं, और इंक्रीजिंगली कई महिलाएं 20 से 30 की उम्र के बीच में भी ब्रेस्ट कैंसर से ग्रस्त हो रही है। तो प्रवीण, अगर यहाँ पर ट्रीटमेंट की बात करें, इलाज की अगर बात करें, तो शुरुआत में जब महिलाओं को इस बारे में जानकारी मिलती है कि अगर वो ब्रेस्ट कैंसर से ग्रस्त हो रही है तो घबरा जाती होंगी, परेशान हो जाती होंगी, तो उनके लिए काफी ज्यादा जरूरी है कि वो इलाज जाने कि कौन से स्टेज चल रहा है, किस तरह का इलाज उन्हें मिलेगा और इलाज का असर किस तरह से होगा, इसकी जानकारी भी होना जरूरी है। बिल्कुल जरूरी है। सबसे पहले जब भी इलाज के ऊपर आते हैं तो हम लोग हमेशा स्टेज की बात करते हैं। डॉक्टर देवव्रत ने बताया कि जो कैंसर होता है वो पहले अपने आसपास के टिश्यू में स्प्रेड करता है, फिर नोड्स में स्प्रेड करता है जो कि आर्मपिट के अंदर लिम्फ नोड्स होते हैं, और उसके बाद दूसरे ऑर्गन्स में जाता है, जैसे लंग्स में, लिवर में, बोन्स में, इनमें जाता है। सो जो ट्रीटमेंट होता है वो भी स्टेज के ऊपर निर्भर करता है। यूजुअली ब्रेस्ट कैंसर को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है अर्ली ब्रेस्ट कैंसर, जिसको हम स्टेज 1 या स्टेज 2 की बीमारी बोलते हैं। एक होता है लोकली एडवांस ब्रेस्ट कैंसर जो कि स्टेज 3 की बीमारी है, और एक होता है मेटास्टेटिक ब्रेस्ट कैंसर जिसको हम चौथी स्टेज की बीमारी बोलते हैं। सो पहली, दूसरी और तीसरी स्टेज के इलाज में आपको यूजुअली सर्जरी करानी पड़ती है, जिसके अंदर या तो आप ब्रेस्ट को कंप्लीट रिमूव करा सकते हैं या उसके अंदर ब्रेस्ट को कंजर्व भी कर सकते हैं कि जो केवल लंप है वो वाले एरिया को रिमूव किया जाता है। उसके साथ में एक्जिला के अंदर जो आर्मपिट्स के अंदर लिम्फ नोड्स होते हैं उनको भी रिमूव किया जाता है। इसके बाद में डिपेंडिंग ऑन योर रिस्क ऑफ रिकरेंस, कि आपके बीमारी कितनी रिस्क की है उसके अकॉर्डिंगली, और आपका एक मॉलिक्यूलर प्रोफाइल क्या है कैंसर का, उसके आधार पर आगे उसका इलाज डिसाइड किया जाता है कि केवल कीमोथेरेपी लगेगी या कीमोथेरेपी के साथ हार्मोन थेरेपी भी देना रहेगा या कोई टारगेटेड थेरेपी ऐड करना होगा, तो उसका कॉम्बिनेशन डिसाइड किया जाता है। अगर कोई भी पेशेंट जिसके अंदर मॉलिक्यूलरली हाई रिस्क कैंसर्स होते हैं तो उनके अंदर हम लोग ऑपरेशन से पहले हमेशा कीमोथेरेपी देने को प्राथमिकता देते हैं, क्योंकि उसके अंदर देखा गया है जिन लोगों को कीमोथेरेपी से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आता है उन लोगों की उम्र दराज होती है और उन लोगों की उम्र लंबी होती है। जो चौथी स्टेज की बीमारी होती है उसके अंदर सर्जरी का और रेडिएशन का रोल सिर्फ उन केसेस में है जहां पर हम लोगों को कोई सिम्टम्स है और उसको कंट्रोल करना है। अदरवाइज जो उसका मेन मोडालिटी ट्रीटमेंट का होता है वो सिस्टमिक ट्रीटमेंट होता है, वो चाहे कीमोथेरेपी के रूप में हो या इम्यूनोथेरेपी के रूप में हो या टारगेटेड थेरेपी के रूप में हो और हार्मोनल थेरेपी के रूप में हो सकता है। सो वो आपके मॉलिक्यूलर सब टाइप के अकॉर्डिंगली आपका ट्रीटमेंट डिसाइड होता है। मॉलिक्यूलरली हम लोग ब्रेस्ट कैंसर को 3 तरीके में डिवाइड करते हैं। एक होता है हार्मोन रिसेप्टर पॉजिटिव ट्यूमर्स, एक HER2 रिसेप्टर पॉजिटिव ट्यूमर, और एक ऐसा ट्यूमर होता है जिसमें दोनों नेगेटिव होते हैं। सो जो भी आपके ऑन्कोलॉजिस्ट हैं वो आपका ट्रीटमेंट इस मॉलिक्यूलर सब टाइप और आपकी स्टेज को देख के पूरा का पूरा एक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बनता है, एंड देन वी फॉलो इट। चलिए, और इस बीच हमारे साथ डॉक्टर मनीष के सिंघल जी भी जुड़ चुके हैं जो सीनियर कंसल्टेंट हैं मेडिकल ऑन्कोलॉजी अपोलो दिल्ली से हैं। डॉक्टर मनीष, ब्रेस्ट कैंसर को लेकर जो हम चर्चा कर रहे हैं, हमने ये जाना कि ब्रेस्ट कैंसर क्या है, क्या इसके सिम्टम्स क्या है, क्यों इसकी परसेंटेज बढ़ रही है। लाइफस्टाइल की अगर बात करें तो किस तरह का लाइफस्टाइल अपनाना चाहिए ताकि ब्रेस्ट कैंसर से जो बचा जा सके, और अगर ब्रेस्ट कैंसर हो भी रहा है तो उसके बाद की लाइफस्टाइल कैसी होनी चाहिए? इसमें कोई दो राय नहीं है कि ब्रेस्ट कैंसर काफी हद तक हमारा लाइफस्टाइल डिसऑर्डर वाला कैंसर है, जिसमें लाइफस्टाइल हैज वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले। एंड लाइफस्टाइल में खाने पीने से लेके एक एक्टिव लाइफस्टाइल और खूब सारी एक्सरसाइज करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओबेसिटी, डॉक्टर देवव्रत ने बताया कि ओबेसिटी एक मेजर कारण है, मोटापा एक मेजर कारण है जिसकी वजह से ब्रेस्ट कैंसर का इंसिडेंस बढ़ रहा है। इनएक्टिविटी, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, यानी कि लोग बैठे रहते हैं और कोई एक्टिविटी नहीं करते। इसमें प्लांट रिच डाइट, प्लांट रिच मीन्स वेजिटेरियन डाइट, नॉन वेजिटेरियन फूड में अगर कोई लेना भी चाहता है तो रेड मीट को अवॉइड करें, और हर कलर की दाल, हर कलर के फ्रूट्स और हर कलर की वेजिटेबल्स लेनी चाहिए। और वाइट मीट, अगर कोई नॉन वेजिटेरियन है तो वाइट मीट इज मोर हेल्दी, एंड इसमें नट्स वगैरह को इंक्लूड करके एक ऐसी हेल्दी डाइट जिसमें बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट ना हो। आजकल कुछ नई बातें निकल कर आ रही हैं, कुछ रिसर्च भी हुई है बाहर के देशों में, जिसमें
कीटो डाइट के ऊपर काफी सारी रिसर्च हुई है और इंटरमिटेंट फास्टिंग के ऊपर भी रिसर्च हुई। इंटरमिटेंट फास्टिंग के ऊपर एक बहुत बड़ी क्लिनिकल ट्रायल की गई थी जिसका नाम था लुक अहेड ट्रायल। लुक अहेड ट्रायल वाज इंटरमिटेंट फास्टिंग ट्रायल, जिसमें कई हजार लोगों ने पार्टिसिपेट किया। उसमें मोटापे से एसोसिएटेड जो कैंसर्स थे वो कम हो गए। उसके अंदर एंडोमेट्रियल कैंसर यानी यूट्रस कैंसर, यूट्राइन कैंसर यानी बच्चादानी के कैंसर, पेनक्रियाटिक कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर, इसमें और कोलोन लार्ज इंटेस्टाइन के कैंसर्स के ऊपर विशेष उन्होंने दिखाया कि इसमें इंटरमिटेंट फास्टिंग से यू कैन एक्चुअली कंट्रोल कैंसर। सो कहीं ना कहीं ओबेसिटी को कंट्रोल करना ही इसका मकसद था। और अगर एक्टिव लाइफस्टाइल के बारे में बात करें तो जनरली जो अमेरिकन कैंसर सोसाइटी है या वेरियस कैंसर सोसाइटीज इस बारे में कहती हैं कि एटलीस्ट 150 मिनट्स यानी हाफ एन आवर ऑफ विग्रेस एक्सरसाइज पर डे, यानी कि 150 मिनट्स पर वीक। विग्रेस का मतलब हो गया रनिंग। अक्सर लोग समझते नहीं, वो कहते हैं हम वॉक करते हैं, वो चलने के लिए जाते हैं। तो अगर चलना है और मॉडरेट एक्सरसाइज कर रही है तो ड्यूरेशन बढ़ता जाएगा, यानी कि अगर मॉडरेट एक्सरसाइज कर रहे हैं तो एटलीस्ट 300 मिनट्स पर वीक, यानी कि 60 मिनट्स पर डे प्रैक्टिकली। और जितना ज्यादा करें उतना अच्छा है। मॉडरेट एक्सरसाइज इज जॉगिंग। बट अगर कोई कहता है हम तो सिर्फ वॉक ही करते हैं तो देन द ड्यूरेशन इंक्रीजेस इवन फर्दर, दैट मींस 600 मिनट्स, यानी कि 1 to 2 आवर्स ऑफ वॉकिंग। यानी कि अगर आप रनिंग कर रहे हैं तो हाफ एन आवर, जॉगिंग कर रहे हैं तो 1 आवर, और अगर आप वॉकिंग कर रहे हैं तो एटलीस्ट 2 आवर्स ऑफ वॉकिंग। सो एज द इंटेंसिटी ऑफ द एक्सरसाइज decreases, the duration of exercise should increase. So all these things are very important to understand, and मुझे लगता है कि इससे हम बहुत सारे अवॉइडेबल कैंसर्स को अवॉइड कर सकते हैं, ना ही केवल ब्रेस्ट कैंसर, बहुत सारे और कैंसर जैसे कि जो मोटापे से लिंक्ड है वो उन कैंसर्स को भी अवॉइड किया जा सकता है। बिल्कुल डॉक्टर मनीष, आपने बहुत अच्छी जानकारी यहाँ पर जो डिटेल में हमारे दर्शकों को समझाई है। डॉक्टर ज्योति, एक जो सवाल यहाँ पर बना हुआ है सेल्फ एग्जामिनेशन का, कि खुद का परीक्षण अगर करना है तो वो किस तरह से किया जाए, इस बारे में भी थोड़ा डिटेल में जानकारी दीजिए। हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है और मैं कहना चाहूंगी कि 20 साल की उम्र में शुरू करते हुए सभी गर्ल्स और लेडीज को अपनी ब्रेस्ट खुद एग्जामिन करनी चाहिए वंस इन अ मंथ। अगर आप ब्रेस्ट अवेयर होंगे तभी आप उसमें जो डिफेक्ट या एबनॉर्मेलिटी बाद में पैदा होगी वो जल्दी से जल्दी पकड़ पाएंगे। सो यू हैव टू नो व्हाट्स नॉर्मल फॉर योर ब्रेस्ट, इजंट इट? तो उसके लिए 3 चीजें हैं। ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, जो कि महिला घर में अपनी प्राइवेसी में कर सकती है। एक मिरर होने की जरूरत है और अपने हाथ से ही खुद फील करके तो देखना है और महसूस करना है अपनी ब्रेस्ट को और अपनी आर्मपिट्स को, दोनों तरफ। सो पीरियड्स खत्म होने के बाद या हर महीने की पहली तारीख को निश्चित कर लें कि मैंने ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करना है। उसके अलावा साल में एक बार किसी डॉक्टर के पास जाकर अपनी ब्रेस्ट का एग्जामिनेशन कराएं। तो ये डॉक्टर जरूरी नहीं कैंसर स्पेशलिस्ट हो, ये कोई जनरल फिजिशियन हो सकता है, गायनेकोलॉजिस्ट हो सकता है और ऑन्कोलॉजिस्ट या कैंसर स्पेशलिस्ट भी हो सकता है। और तीसरा टेस्ट जो है स्क्रीनिंग टेस्ट, मैंने बताया कि जिसको अभी कोई लक्षण नहीं है लेकिन हमें ब्रेस्ट कैंसर जल्दी पकड़ने में, अर्ली डिटेक्शन में काफी मदद करता है टेस्ट, वो है मैमोग्राम। और उसके लिए गाइडलाइंस हैं कि किस एज पर शुरू करें। 40 साल के बाद ही अक्सर इसको रेकमेंड किया जाता है, उससे पहले ब्रेस्ट बहुत डेंस होती है तो डिफेक्ट कैन बी मिस्ड। तो अपने डॉक्टर से कांटेक्ट करें और समझें कि कैसे हम ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग कर सकते हैं और डाउट होने पर, कोई लक्षण जो सजेस्टिव है वो होने पर कैसे अपनी जांच करा सकते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर देवव्रत, यहाँ पर जो एक सवाल ये भी बना हुआ है कि जो मरीज होते हैं ब्रेस्ट कैंसर के, जब वो इलाज लेते हैं, ट्रीटमेंट लेते हैं, ठीक हो जाते हैं, क्या उन्हें दोबारा ये ब्रेस्ट कैंसर होने का खतरा रहता है? जी, ये बहुत अच्छी बात है और इसको ख्याल में रखना बहुत जरूरी है। तो जब एक सक्सेसफुल ट्रीटमेंट एक ब्रेस्ट कैंसर के मरीज का होता है और जब हम ये कहते हैं कि मरीज को हमने सर्वेलेंस में डाला है, सर्वेलेंस का मतलब ये होता है कि मरीज को हम रेगुलर इंटरवल्स पे बुलाते हैं, तो उसका 2 मकसद है। ऑब्वियसली हम मरीज की हेल्थ को समझना चाहते हैं, जो ट्रीटमेंट हुआ है उसकी वजह से कोई शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म इफेक्ट है तो हम उसको करेक्ट करना चाहते हैं। दूसरा, हम ये देखना चाहते हैं कि ऐसा तो नहीं है कि जो कैंसर का इलाज किया उसका रिकरेंस तो नहीं होता, और उस रिकरेंस को पकड़ने के चेष्टा करते हुए हम कुछ टेस्ट भी रेगुलर इंटरवल्स पे एडवाइस करते हैं। और उसी तरीके से इन मरीजों को एक दूसरा ऑपोजिट ब्रेस्ट में भी कैंसर हो सकता है
इनफैक्ट अगर कुछ ब्रेस्ट कैंसर के केसेस में हम पार्शियल ब्रेस्ट रिमूवल करते हैं तो बचे हुए ब्रेस्ट में भी एक नया कैंसर पनप सकता है, और उनका उस एंगल से भी जांच की जाती है। तो जैसे अभी डॉक्टर ज्योति ने कहा कि कुछ स्क्रीनिंग टेस्ट है जिसमें मैमोग्राफी इंक्लूडेड है, तो हम अपने ब्रेस्ट कैंसर के मरीजों का जिनका इलाज खत्म हो गया और रेगुलर इंटरवल्स पे टिपिकली एज के हिसाब से, खासतौर से 50 के ऊपर अगर एज हो तो साल में एक बार मैमोग्राफी कराते हैं ऑपोजिट ब्रेस्ट की भी, इसी पर्पज से कि अगर कोई नया कैंसर पनप रहा है तो हम उसको जल्दी पकड़ें और उसका भी जल्दी से जल्दी इलाज करें। डॉक्टर प्रवीण, तमाम फैक्टर्स के बारे में हमने जानने की भी कोशिश की कि आखिर क्या कुछ वजह रहती है ब्रेस्ट कैंसर के पीछे की। एक जो यहाँ पर जो मैं सवाल यहाँ पर करना चाहती हूँ आपसे कि अगर किसी ने फैमिली प्लानिंग नहीं की और अगर वो फैमिली प्लानिंग करना चाहता है और उसे अगर ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है तो क्या वो कर सकते हैं फैमिली प्लानिंग अगर कंसीव करना चाह रहे हैं तो? अगर आपका ब्रेस्ट कैंसर का ट्रीटमेंट कंप्लीट हो गया है और अगर आपका हार्मोनल ट्रीटमेंट है वो कंप्लीट हो गया है और आपका जो कैंसर है वो स्टेज 1 to 3 का ही था, जिसके अंदर स्टेज 4 का कैंसर नहीं था, तो यस दे कैन डेफिनेटली प्लान। अब अगर आपको एक ऐसे टाइम पर आपको पता लगा है कि जब आपने कंसीव नहीं किया है और आपको पता है कि आगे आपको कंसीव करना है, तो कुछ ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ प्रिकॉशंस लेते हैं, जिससे कि जैसे एक GnRH एनालॉग है, हम लोग चाहते हैं कि ओवरीज के फंक्शन ड्यूरिंग कीमोथेरेपीज बिल्कुल मिनिमम हो, ताकि ओवरीज के फंक्शन को हम लोग लेटर लाइफ के लिए कर सकें कि आगे कंसीव कर सके फीमेल। सो देयर आर अदर ऑप्शंस आल्सो कि जैसे आप ओवास को प्रिजर्व कर सकते हैं, आप एम्ब्रियोज, अगर आप ऑलरेडी मैरिड है तो आपने ओवा फीमेल से लिया और आपने स्पर्म मेल पार्टनर से लिया और आप एम्ब्रियो को भी प्रिजर्व कर सकते हैं। सो दीज आर फ्यू फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन मोडालिटीज जो कि हम लोग यूज करते हैं एक ऐसी फीमेल में जो कि आगे फर्टिलिटी कंजर्व करना चाहती है। सो दीज आर रिगार्डिंग द फर्टिलिटी इश्यूज। डॉक्टर मनीष, एक बार अगर हम जैसे अगर घर पे अगर किसी को ब्रेस्ट कैंसर हुआ है या किसी भी तरह का कैंसर हुआ है तो उन्हें इस बात का ध्यान रखना काफी ज्यादा जरूरी है कि अगर हमारी जेनेटिक हिस्ट्री ही इसी तरह की है, घर में अगर किसी को कभी कैंसर हुआ है तो उन्हें भी चाहे ब्रेस्ट कैंसर का खतरा ज्यादा हो सकता है। डॉक्टर मनीष? हाँ, या जैसे आपने पहले भी इस बारे में दूसरे एक्सपर्ट्स ने बताया था कि जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन को आज की डेट में हम स्टडी कर सकते हैं एंड इसके लिए बड़े सिंपल टेस्ट हैं जिनको BRCA1 BRCA2 म्यूटेशन और PALB2 म्यूटेशन या ATM म्यूटेशन, कुछ ऐसी म्यूटेशंस हैं जो जेनेटिक ब्रेस्ट कैंसर्स में पाई जाती है। दो कारण हो सकते हैं, एक तो जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है जिसको आज की डेट में हम बड़े आसानी से स्टडी कर सकते हैं, बहुत महंगा टेस्ट नहीं रह गया अब ये, और इसमें एक सलाइवा या तो इस्तेमाल किया जाता है या ब्लड सैंपल से हम बता सकते हैं कि जेनेटिकली आप प्रीडिस्पोज्ड हैं कैंसर होने के लिए या नहीं, या फिर आपका एनवायरमेंटल प्रेशर्स कैसे हैं, उसी घर में अगर बार बार एक तरह के कैंसर्स हो रहे हैं तो परहैप्स उनकी कुछ जीवन शैली ऐसी है या फिर वो सेडेंटरी लाइफस्टाइल है या खाना पीना कुछ इस तरह का है जिसकी वजह से एनवायरमेंटल रिस्क फैक्टर्स जो कि मॉडिफाइबल, जेनेटिक्स को तो हम मॉडिफाई नहीं कर सकते बट एनवायरमेंटल फैक्टर्स को तो हम मॉडिफाई कर सकते हैं, तो उनको फिर उसी हिसाब से एजुकेट किया जा सकता है। जहां तक रही जेनेटिक्स की बात, एंजेलिना जॉली एक बहुत जीता जाता उदाहरण है उसका कि अगर किसी को जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन मिल जाती है तो उसमें हम प्रिवेंटिव सर्जरीज कर सकते हैं, यानी कि दोनों स्तन को निकाल के रिकंस्ट्रक्ट किया जा सकता है और ओवरीज को निकाला जा सकता है। जो कैंसर्स पर्टिकुलर जेनेटिक म्यूटेशंस में ज्यादा होते हैं उनको एट द राइट टाइम व्हेन दे कंप्लीट देयर फैमिली, जब फैमिली कंप्लीट हो गई है तब हम इस तरह की काउंसलिंग करते हैं, और अगर कोई ऑर्गन सेक्रीफाइस नहीं करना चाहता तो हम स्क्रीनिंग को बढ़ा देते हैं, यानी सर्विलेंस को थोड़ा और बढ़ा देते हैं। हर 6 महीने में चेकअप के लिए आना पड़ता है, MRI कराया जा सकता है ताकि हम अर्ली डिटेक्ट कर सकें। सर्जरी से प्रिवेंशन हो जाता है और स्क्रीनिंग से अर्ली डिटेक्शन हो सकता है ताकि हम लाइफ को बचा सकें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम जानकारी आपने हमें दी ब्रेस्ट कैंसर को लेकर और हमें पूरी उम्मीद है कि ये सभी जानकारी जो है हमारे दर्शकों को काफी काम आएगी और आप भी अपने आप को जितना हो सके बचा के रख सकते हैं और अपनी लाइफस्टाइल को इंप्रूव कर सकते हैं ताकि इस बीमारी से दूर रह सके। फिलहाल